हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और बच्चे पूरा मन बना चुके होंगे कि इस बार जो है हमें हर हाल में एसएससी जीडी की जॉब लेनी है। यानी सिलेक्शन किस में भी हो बच्चे, आप लोग अपनी प्रायोरिटी पे जो रखिएगा वो टॉप मोस्ट जॉब रखिएगा। जैसे एसएसएफ को अपनी प्रायोरिटी पे रखिएगा, एनसीबी को अपनी प्रायोरिटी पे रखिएगा। यकीन मानिए कि अगर आप टॉपर्स बनने की सोच रहे हैं तो आप कोई ना कोई जॉब जरूर ले जाएंगे। तो स्वागत है आपका अवतार सीरीज में, जो आज से ही आप लोगों की स्टार्ट हुई है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो हमने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं बच्चे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो सेट होने वाला है ये कंप्लीट 20 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आएगी जी क्लास में ये टॉपिक हुआ भी नहीं है तो फिर हम कैसे क्वेश्चंस को करें। तो बच्चे आप लोग ये भी जानते हैं कि क्लास के टॉपिक के साथ साथ हमें मिसलेनियस क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम लोग बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे चैप्टर वाइज चीजों को सीख सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल बता सकूं जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। बस आप लोगों को एक चीज आज डिसाइड करनी होगी कि जब तक भी ये सीरीज हम लोगों की चलती है, अवतार सीरीज हम लोगों की चलती है, हम लोगों को एक एक प्रैक्टिस सेट करना होगा। यकीन मानिए अगर आप पिछले रिजल्ट को देखते हैं तो पिछले रिजल्ट को देख के एक ही चीज आप लोग महसूस करेंगे कि वास्तव में सिलेक्शन होना है तो हमें यहां से चीजों को मतलब इकट्ठा करना होगा। जो चीजें हम लोगों को पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल टारगेटेड चीजें हम लोगों को पढ़ाई जा रही है। आप अपने दिमाग से एक भी चीज मतलब हर एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल देंगे कि कोई भी चीज जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल टारगेटेड चीज सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी बच्चे। और यकीन मानना इसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप पुराने बच्चों से एक बार रिव्यू ले सकते हैं कि कैसा प्रैक्टिस सेट का क्या रोल रहता है हम लोगों के सिलेक्शन में। हर एक बच्चा, जो भी सिलेक्टेड बच्चा है, हर एक बच्चा बोलेगा कि भाई प्रैक्टिस सेट का जबरदस्त रोल रहता है हम लोगों के एग्जाम में, हम लोगों के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल ही प्रैक्टिस सेट का रहता है। तो मेरे दोस्त, मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ये ना सोचे कि समय जो है वो बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। नहीं, समय बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बच्चे तादाद में फॉर्म भर रहे हैं और हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन लिमिटेड सीटें होने की वजह से हम लोगों को बच्चे पढ़ना होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोगों के सामने गोल है 24 नवंबर में आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। तो मान के चलिए जनवरी फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होना है, तो दिन भी इतने नहीं है कि हम लोग इस टाइम को वेस्ट कर सके। तो मेरे साथी, बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करूंगा कि आज ही डिसाइड कर लेना कि मुझे जब तक पढ़ना है, जब तक मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा, जब तक मैं सुनिश्चित नहीं हो जाऊंगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जब तक मैं अपना नाम उस सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं देख लूंगा, मैं तब तक पढ़ूंगा और मन लगा के पढ़ूंगा और अपने माँ बाप के सपने को साकार करूंगा। बस इन्हीं बातों से बच्चे मैं शुरुआत करता हूं अपने प्रैक्टिस सेट की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता दूं। आज से जो शुरू हुई है ये अवतार सीरीज स्टार्ट हुई है, और आप लोगों ने देखा कि 3 बजे जो है वो हम लोगों की जीएस की, यानी नवीन सर ने जीएस का प्रैक्टिस सेट लिया। उसके बाद 6 बजे मैं आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँगा। 7 बजे जो है आप लोगों के लिए अंकित भाटी सर हिंदी की क्लास लेके आ रहे होंगे, जो आप लोगों की भारी डिमांड थी बच्चे। 8 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास संदीप सर लेके आ रहे होंगे। तो ये चारों प्रैक्टिस आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से करने हैं, और वास्तव में आप लोगों को अपने अंदर चेंज दिखाई देगा। कुछ दिन बाद जो है वो जबरदस्त चेंज आप लोगों को अपने अंदर दिखाई देगा। तो एक बार दिल से स्वागत किया जाए कि कर दो जी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, हम लोग तैयार हैं। एक बार दिल से स्वागत किया जाए कि हम लोग तैयार हैं, आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो। चलिए भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शुरुआत करें। आज मैं आप लोगों के सामने जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं कि हमें शुरुआत में पता चले कि हम लोग कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस ये हमें शुरुआत में पता होना चाहिए।
आगे जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले सेट में अपने आप की पहचान करेंगे कि हम लोग कहां हैं। ठीक है दोस्त, तो आज जो है आप लोगों के सामने टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखो, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। अच्छा बच्चे, आप लोग मुझे औसत गति का क्या फॉर्मूला बता पाएंगे कि औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे कुल दूरी बटे कुल चाल। कुल दूरी को टोटल डिस्टेंस को अगर कुल समय से हम लोग डिवाइड कर दें, टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास जो है वो औसत गति निकल के आ जाएगी। अब यहां देखिए ये क्या दिया हुआ है, दूरी तो ये दी हुई है और चाल दोस्त ये दी हुई है। तो सबसे पहले टोटल दूरी कर लीजिए, 20 और 15 35 और 10 45, 45 और 4 49 और 20 कितना हो जाएगा? टोटल दूरी जो है वो 69 किलोमीटर आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? तो आप कहेंगे 69 किलोमीटर आ चुकी है। अब मुझे जो नीचे निकालना है वो कुल समय निकालना है, और आप लोग समय जानते हैं, अगर दूरी को चाल से डिवाइड कर दोगे तो समय आ जाएगा। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 घंटे आएगा। आगे देखिए, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटे आएगा। आगे देखिए, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटे आएगा। और यहां देखोगे 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 घंटे आएगा। क्या टोटल समय आप लोग लिख चुके हो? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं नीचे देखता हूं तो मेरे दोस्त ये 69 आ जाएगा, बटे में 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 हो जाएगा। तो बच्चे अब यहां से जस्ट डिवाइड करके देख लीजिए, 20 तिया 60 होते हैं, 9 बचेगा और 90 हो जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी एवरेज स्पीड जो निकल के आ जाएगी वो 3.45 आ जाएगी। लास्ट टाइम जो है एनालिसिस भी मैंने ही कराया था दोस्त, तो हर एक क्वेश्चन की पहचान बहुत अच्छे से है। अगर पूरे 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में मैं बात करूं तो केवल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, वरना दोस्त 15-16 क्वेश्चन में अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो मेरे दोस्त 15-16 क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे पहला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था, आप लोगों से बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा ध्यान से, हर एक बच्चा ले सकता है दोस्त, ये मत पूछिए कि उस एग्जाम के लिए ले ले, उस एग्जाम के लिए ले ले, भाई सबके लिए आप लोग ले सकते हो। ये मैथ के क्वेश्चन है और मैथ जिस एग्जाम में आ सकता है उस सब एग्जाम के लिए आप लोग ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 की गुणा 5 में करिए कितना होगा? 17 पंजे 85x होगा। 17 की गुणा 2 में करिए 17 दूनी 34y हो जाएगा। यहां देखिए बेटा 9 की गुणा x में करेंगे 9x होगा और 9 की गुणा 2 में करेंगे 18y हो जाएगा। अब 85 ये प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 होगा। 85 में से 9 जाएंगे तो 76x बचेगा और ये माइनस का 34 है, उधर जाके प्लस का 34 होगा, तो -18 + 34 तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? ये बच जाएगा 16। 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा और 2 में से 1 गया, ये 16y इधर बच जाएगा। अगर मैं दोस्त आप लोगों से रेशो पूछूं, x/y का रेशो पूछूं तो वो 16/76 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 19 बार। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि x की वैल्यू कितनी है तो आप लोग कहेंगे 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि y की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे दोस्त 19 है। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। अगर x की जगह 4 पुट करता हूं तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। y की जगह 19 पुट करता हूं तो मेरे दोस्त 19 तिया 57 को 7 हासिल 5, 19 से कम 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36/247 हो जाएगा?
क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36/247 हो जाएगा? मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ऐसा रेशो का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, तब आप जो है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और x और y का रेशो निकाल देना। x के सामने वाले x की वैल्यू होती है और y के सामने y की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 36/247 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना आप लोगों से कि भाई 4 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे पूछे गए हैं जो सोचने पर मजबूर करेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन मेरे साथी ये है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से पढ़ना, समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे दोस्त। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर, यानी क्वेश्चन में जो अंकित मूल्य दिया है मेरे दोस्त वो 72,000 रुपए दिया है, 20% की छूट दी, 20% की छूट दे दी और 10% की हानि व्यय की, यानी 20% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का घाटा हो गया, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो जाए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले अगर मैं बच्चे आप लोगों से एक रिलेशन के बारे में बात करता हूं, मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया होगा अगर आपने कभी पढ़ा है कि अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 में से छूट प्रतिशत घटा दीजिए, अगर आप अंकित मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 में हानि प्रतिशत को आप घटा दीजिए। ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से, 20% की छूट दी तो छूट कितनी है 20% की, 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80 बचा। हानि कितनी हुई है दोस्त 10% की, 100 में से 10 गया तो 90 बचा। क्या आपके पास वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 8 रुपए आ चुका है? क्या आपके पास वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 9 रुपए आ चुका है? उसने कहा है वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 रुपए है, तो क्या 9 की वैल्यू जो दी गई है वो 72,000 रुपए दी गई है? अगर मैं 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो 9 अट्ठे 72,000 होते हैं, क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 8,000 है मेरे दोस्त? अगर एक पार्ट की वैल्यू 8,000 है तो इन 8 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 64,000 आ चुका है। क्या वस्तु का क्रय मूल्य 64,000 आ चुका है? अब वो चाहता है कि उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो, यानी वो इस पे 440 रुपए लाभ के कमाना चाहता है। तो क्या इसे 440 रुपए फालतू में बेचना चाहता है? तो 64,000 में 440 जोड़ देंगे तो क्या वो वस्तु को 64,440 रुपए की बेचना चाहता है? तो वो कह रहा है कि उसे छूट कितनी देनी होगी, यानी 72,000 की वस्तु को 64,440 की बेचना चाहता है तो उसे छूट कितनी देनी होगी। तो मेरे दोस्त बताइए कितनी छूट देनी होगी, इसमें से इसे घटा दीजिए। 0 में से 0 गया 0 बचा, 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 4 गए 5 बचा, यहां 11 में से 4 गए तो 7 बचा। क्या 7560 की छूट देनी होगी? और छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 7560 की छूट है 72,000 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपके सामने छूट प्रतिशत आ जाएगा। अब बच्चे आपको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 चौक 36 होगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 कम 8 होगा, 8 पंजे 40 होगा, यानी 10.5% की छूट देनी होगी। फिर से एक बार समझना, क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए अंकित मूल्य पर, बेटा ये अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है, 20% की छूट दी और 20% की छूट देकर 10% का घाटा उसने सह लिया। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिसे उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो?
तो अब क्या करेंगे, एक रिलेशन याद रखिए कि अगर 100 में से छूट प्रतिशत घटाओगे तो मेरे दोस्त आपके सामने क्रय मूल्य आएगा। 100 में अगर हानि प्रतिशत घटाओगे तो आपके सामने अंकित मूल्य आएगा। तो डी यानी छूट प्रतिशत 20 है, 100 में से 20 गया तो क्रय मूल्य 80 आ गया। 100 में से 10 गया, हानि 10% है तो ये 90 आ गया। उसने कहा है अंकित मूल्य 72,000 है, तो 90 की वैल्यू 72,000, तो 1 की वैल्यू 8,000 दी हुई है। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वस्तु का क्रय मूल्य 64,000 आ चुका है। अब इस पे 440 रुपए लाभ चाहिए, तो 64 रुपए की वस्तु को 64,440 की बेचना होगा। भाई तभी तो 440 का लाभ होगा। वो कह रहा है अब छूट कितनी दूं जो 440 का लाभ हो जाए, तो आप 72,000 की वस्तु को 64,440 की बेच रहे हैं, तो छूट कितनी, 7560 की। छूट देते किस पर हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 10.5% हो जाएगा। मेरे दोस्त इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका खर्च जो है वो 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इनकम कितनी है दोस्त, तो आप कहेंगे 95,000 है। उसमें से खर्चा कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 75,000 है। 95,000 में से 75,000 खर्चा हो गया तो बचत कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 20,000। भाई इसमें से इसे घटा देंगे, 20,000 आएगा। अब जस्ट रेशो निकाल लीजिए। आपने इसका रेशो निकाला, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी। 5 से काटा तो बेटा 19 बार कटेगा, 5 से काटा तो 15 बार कटेगा, और 5 से काटा तो 4 बार कटेगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन मुझे आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए आप लोग यहां 2 जीरो लगा लो, हर किसी में 2 जीरो लगा लो। क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। देखो ध्यान से, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। आय 18% बढ़ा दो मेरे दोस्त, तो परसेंट हटाओगे तो 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 18 निम्मा 162 को 2 हासिल 16, 18 एकम 18 और 16 34, यानी उसकी आय जो है वो 342 रुपए बढ़ चुकी है। ठीक है भाई, यहां आइए खर्चे की तरफ। उसका खर्चा 12% बढ़ा है। खर्चा 12% बढ़ाएंगे तो बेटा इसका 12% निकालिए। 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18 हो जाएगा। यानी कि बेटा 342 रुपए उसने फालतू कमाए थे, उसमें से 180 रुपए उसने उठा दिए, तो बचाए कितने होंगे फालतू, इसमें से इसे घटाइए 2 रुपए। यहां 14 में से 8 गए तो 6 रुपए, और 2 में से 162 रुपए उसने फालतू बचाए होंगे। उसने कहा है कि उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 162 रुपए बढ़ी। किससे बढ़ी, पुरानी बचत से बढ़ी। तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यानी उसकी बचत जो बढ़ जाएगी वो 40.5% बढ़ जाएगी। उसकी बचत जो बढ़ जाएगी मेरे दोस्त वो कितनी बढ़ जाएगी, तो आप कहेंगे 40.5% उसकी बचत जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये सबसे होना चाहिए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे होना चाहिए। देखिए ध्यान से, दिव्या ने एक कार जो है इतने में खरीदी। जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और इस रेट में बेची, जिस रेट पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। अगर 4,35,000 की कोई वस्तु खरीदी है, बेची है, और 3,50,000 की खरीदी थी, तो दोस्तों फायदा कितने का हुआ होगा, क्या इसमें से इसे घटा दोगे, तो आप कहेंगे जब इसमें से इसे घटाओगे तो 50 और 35 यानी 85,000 के फायदे पर बेच दी होगी।
भाई ये 85,000 कहां से आया है? 3.5 लाख की वस्तु जो है वो उसने 4,35,000 की बेच दी। फायदा कितने का हुआ होगा? क्या इसमें से इसको घटाओगे तो घटाने के बाद जो है वो 85,000 आएगा। फायदे की बात हो या नुकसान की बात हो मेरे दोस्त, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। फायदा हो या नुकसान हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना, क्योंकि आंसर परसेंटेज में मांग रहा है, उसने कहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो वो आपको 100 की गुणा दोस्त यहां करनी होगी। बस आप यहां से सॉल्व कर दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे 7 बार कटेगा। 17 धाई 170 को 7 से डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त। 7 दूनी 14 होगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 होगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? 24.3% आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये अक्सर जो है जीडी वाले बच्चे इस क्वेश्चन से डर रहे होते हैं, जबकि मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेंसुरेशन जो है वो सबसे आसान है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन मेंसुरेशन जो है वो सबसे आसान है अगर आपके फॉर्मूले दोस्त याद हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से देखना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेटा व्यास क्या हो, त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास को आधा कर दो। व्यास 14 है तो 14 को आधा करेंगे तो क्या त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। आपने ऊंचाई भी लिख दिया। उसने पूछा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन का फॉर्मूला बता दो बस। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr/h होता है। निकालिए फटाफट इसकी वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए, आर की वैल्यू दोस्त 7 लिखिए, एच की वैल्यू 2 लिखिए। 22 दूनी 44 दूनी 88 जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h + r होता है। यहां देखिए मेरे दोस्त, पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए, आर की वैल्यू 7 लिखिए और h + r कर दीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 22 निम्मा 198 दूनी कर दीजिए, कितना होगा? तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 हासिल 1, 396 हो जाएगा। तो जस्ट वो आपसे इन दोनों का योग पूछना चाह रहा है। तो कितना हो जाएगा दोनों का योग? 8 6 14 को 4 हासिल 1, 18 को 8 हासिल 1। क्या सवाल का जवाब 484 हो जाएगा? तो मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां आई? बेटा फॉर्मूला अगर याद है 2πr/h होता है तो सब कुछ उसने दिया है। अगर फॉर्मूला याद है टोटल सरफेस एरिया का 2πr/h + r होता है तो उसने सब कुछ दिया है। मेरी बात समझ गए? आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल भी होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग जानते हैं। आप लोग एक बात समझिए मेरे दोस्त, मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h + r होता है। क्या ये चीज समझ गए? आप यहां से 2πr कॉमन ले लीजिए, ले लिया, यहां क्या बचेगा? h + r बचेगा। आप देखेंगे पाई गुणा में आ रहा है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। क्या 11 का मल्टीपल और कोई है? पर ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन को फिर मेथड से ही हम लोगों को जाना होगा। ठीक है भाई, चलिए वो मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो पूरा। हाँ मल्टीपल सारे हैं तभी तो छोड़ दी मल्टीपल सारे हैं मेरे दोस्त तभी तो छोड़ दिया। मैं आपसे वादा करता हूं हर एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे होंगे तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगे कि दोस्त ये आपसे फर्जी क्वेश्चन पूछा गया है या इस पर आपकी कमांड नहीं है।
लेकिन उसके लिए आप लोगों को लगातार जुड़े रहना होगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी? आप इसे 2 मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे रेशो मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप इसे सक्सेसिव से कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को सही लगता है बच्चे, उससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं, पहले रेशो मेथड पे बात कर लेते हैं। 3% के हिसाब से बढ़ रही है भालुओं की संख्या, तो 3% का मतलब क्या होता है? 3/100 होता है। यानी अगर पहले साल भालू 100 रहे होंगे तो अगले साल भालू 103 हो गए होंगे, 3 बढ़ के 103 हो जाएंगे। पहले साल भालू 100 रहे होंगे तो अगले साल भालू बढ़ के 103 हो जाएंगे। अगर 2 साल पहले भालुओं की संख्या 10,000 रही होगी तो अब वर्तमान में जो भालुओं की संख्या है मेरे दोस्त 103 गुणा 103 हो गई होगी। क्या इस बात से आप लोग सहमत है? उसने कहा है वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, मेरे हिसाब से तो इतनी है, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 21,218 दी हुई है। अब मेरे दोस्त बिना सोचे समझे काटापीटी मचा देना। 103 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 103 दूनी 206 होते हैं, 6 बचेगा 61 हो जाएगा, नहीं जाएगा 618। 103 छिक्का 618 होते हैं। इधर 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस 103 को और उधर ले जाओ। आप देखेंगे 1 की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त 2 निकल के आ जाएगी। क्या 1 पार्ट की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है? आपसे पूछ रहा है 2 साल पहले की जनसंख्या, यानी वो आपसे 10,000 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 20,000 हो जाएगा? क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? यानी 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या जो है वो 20,000 रही होगी, अगर वर्तमान में जनसंख्या 21,218 है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी। तो भाई एक पेंसिल का मूल्य क्या मुझे बता पाओगे आप लोग? तो आप कहेंगे 180 रुपए में 40 पेंसिल आई हैं, तो एक पेंसिल की कीमत जो रही होगी वो 4.5 रुपए रही होगी। आगे बढ़ते हैं। 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं, तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 180 रुपए में 2 दर्जन। एक दर्जन में होते हैं 12 पेन, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 24 पेन हो जाएंगे। तो एक पेन की कीमत कितनी आएगी बेटा? 6 से काटेंगे 30 बार और 6 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, और 15/2 का मतलब होता है एक पेन की कीमत 7.5 आई होगी या नहीं? अब बच्चे पूछा क्या है? उसने पूछा है एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर आप लोगों को बताना है। भाई छुटकू सा क्वेश्चन है, दोनों के बीच डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो 7.5 में से 4.5 जाएगा तो 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों के मूल्य के बीच क्या अंतर आ जाएगा दोस्त? 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, शानदार शानदार जानदार। अब देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। हाँ ऊपर करना भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जल्दी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक बच्चा नादान बच्चा है, क्या कह गया क्या कह गया क्या कह गया? कुछ नहीं कहा, जो कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। भाई कर दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। धीरे ही तो पढ़ा रहा हूं दोस्त, कैसी बात करते हो मेरे दोस्त? आप ही वो बच्चे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि वास्तव में हम लोगों में निखार आया है, और ये सेट जो है वो आप में निखार लाने का काम करेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आज पहला दिन है, आप लोगों को देख तो लूं कि आप लोग कितने पानी में हैं दोस्त। देखिए भाई, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है।
यानी टोटल मिला के वो अपने वेतन का 50% खर्च कर रहा है और 50% उसके पास बचा हुआ है। ये बात से सहमत हो? उसने कहा है वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है। यानी दोनों मिला के 50% की वैल्यू 28,500 आपको दी हुई है। तो क्या 28,500 रुपए ही उसके पास बचे होंगे? भाई 45 और 50 कितना? 50 हो। 45 और 5 कितना? 50। यानी 50% अगर उसने खर्च कर दिया तो 50% ही उसके पास बचा होगा। बचा होगा या नहीं? अगर खर्च करने वाली राशि 28,500 है तो क्या बचने वाली राशि भी 28,500 ही होगी? क्योंकि आधी खर्च कर दी है तो आधी ही बच गई होगी। तो उसने कहा है एक ही कुल लाए। भैया दोनों को जोड़ दो, 28 और 28 56 और 500 और 500 1000, 56 और 1000 57,000 हो जाएगी। यानी टोटल इनकम जो है उसकी 57,000 रही होगी। थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान आई या नहीं इस क्वेश्चन को देख के? क्यों आई? क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे आप लोगों के सामने है। बस ये लंबाई में ही बड़े लग रहे हैं आपको, वैसे क्वेश्चन में जान नहीं है मेरे दोस्त। यकीन मानना कि आप ही वो विद्यार्थी होंगे जो इन क्वेश्चन का तिया पांचा कर रहे होंगे। तिया पांचा मतलब जो क्वेश्चन में कुछ भी ना छोड़ेंगे। ठीक है भाई, बताइए। धीरे धीरे चल कोई सुनना है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। अच्छा चलिए, धीरे धीरे चल रहा हूं बेटा, धीरे धीरे चल रहा हूं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है जी, ए की। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में कर सकता है। और सी महोदय जो है उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। भैया पहले इनका हिसाब किताब निकालने, क्या तीनों से कटने वाली संख्या बिना सोचे समझे 120 बता दोगे? 12 दिन में 120 काम तो एक दिन में 10 काम होगा। 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 15 काम आएगा। 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 12 काम आएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है दिनों की संख्या लगभग में पूछ रहा है, ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा है, हिला डाला भाई, हिला डाला और लाइफ झींगा लाला। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है भाई ए तो प्रत्येक दिन काम करता है, हर दूसरे दिन जो है बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो पहले दिन ए ने कितना काम किया होगा बेटा? तो आपने कहा 10 काम किया होगा। दूसरे दिन जो काम हुआ होगा 15 और 10 25 और 12 37 काम हुआ होगा। यदि मैं आपसे 2 दिन का हिसाब किताब पूछूं तो आप कहेंगे 47 काम जो है वो 2 दिन में हुआ होगा। मैंने भी कहा वाकई में शानदार बात है आपकी। अब बच्चे इसके आसपास मुझे जाना है तो मुझे इसमें कितने की गुणा करनी होगी? तो आप कहेंगे जी 2 की गुणा कर लो, इसके पास आप चले जाओगे। आपने 2 की गुणा कर दी। मैंने कहा भाई साहब 94 काम हो चुका है। तो आपने कहा इधर तो 2 की गुणा कर दो, यानी कि 94 काम होने में 4 दिन का समय लगेगा। लगेगा या नहीं? अब जैसे ही 5वां दिन आया होगा इन महोदय का नंबर आया होगा। ये एक दिन में मेरे दोस्त 10 काम कर देंगे और यहां एक दिन बढ़ जाएगा, यानी 104 काम जो है वो 5 दिन में हो चुका है। अगला नंबर जो आएगा इन वाले महोदय का आएगा, लेकिन मुझे 37 काम कराना तो नहीं है, मुझे तो केवल 16 काम कराना है, क्योंकि 104 और 16 तभी तो 120 होंगे और ये एक दिन में 37 काम करते हैं। तो बेटा 37 काम नहीं कराना, मुझे 16 काम कराना है। तो इन्हें करने में जो दिन लगेंगे वो 16/37 दिन लगेंगे। यानी टोटल जो दिन लगने वाले हैं वो 5 सही 16/37 दिन लगने वाले हैं। तो 5 की फॉर्म में कौन सा आंसर दिया है? तो गुड्डा ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 सही 16/37 दिन में जो है वो पूरा का पूरा काम जो है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके सामने बच्चे मैंने दिखाने की कोशिश की है। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए भाई, ये भी समय तथा कार्य का आप लोगों से पूछ लिया है। सर जी नया स्टूडेंट हूं, कुछ समझ में नहीं आया है। कुछ समझ में क्यों नहीं आएगा बेटा, देखो ना, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, सी किसी काम को 10 दिन में। तीनों का एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। एक दिन में बेटा 10 काम, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 15 काम, 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 12 काम। बच्चे वो आपसे करता क्या है? अब क्या करना है, ए जो है वो एक दिन में 10 काम करता है, ए के साथ प्रत्येक दूसरे दिन जो है वो बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 37 काम एक दिन में होगा। तो बेटा 2 दिन में अगर मैं मिलाऊं तो 47 काम हो चुका है, दिन लगे हैं 2। अब इसके आसपास, ये टोटल कार्य है, इसके आसपास मुझे जाना है। तो यहां 2 की गुणा करूंगा तो बेटा 2 की गुणा मुझे यहां करनी होगी, यानी कि 94 काम हो चुका है, दिन लगे हैं मुझे 4। अब ध्यान से सुनिएगा, 94 के बाद बेटा नंबर इसका आया होगा। ये एक दिन में 10 काम कर देगा तो एक दिन बढ़ा दो, 5 दिन हो गए, टोटल 104 काम हो चुका है। पूरे दिन में 37 काम करता है, लेकिन मुझे 16 काम कराना है, तो ये 16/37 दिन लगेगा। तो बेटा टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 5 सही 16/37, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं हैं मेरे दोस्त, एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम वही है तो इज इक्वल टू लगा दो। भाई 5 महिला कितने दिन में कर सकती हैं, 8 दिन में। 8 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। उसी काम को कर सकते हैं तो इज इक्वल टू हम लोगों ने लगा दिया। बेटा सबसे पहले यहां से रेशो निकाल लो, तो m/b कितना आ जाएगा यहां से, तो आप कहेंगे यहां से जो m/b आएगा वो 10/5 आ जाएगा। आएगा या नहीं, यानी ये जो है बेटा 2/1 आ जाएगा। महिला जो है एक दिन में 2 काम करती है और बालक जो है एक दिन में 1 काम करता है। तो इसके बाद सबसे पहला काम होता है आपका टोटल काम निकालना। अब टोटल काम कैसे निकालें भाई हम, अगर एक महिला एक दिन में 2 काम करती हैं तो 5 महिला कितना काम करेंगी, एक दिन में 10 काम करेंगी। और वो टोटल काम कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में करती हैं। तो क्या टोटल काम जो है वो 80 आ जाएगा। अब ये देखो मेरे दोस्त कि 80 काम हमें किससे कराना है, तो उसने कहा है 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे। भैया काम करने वाले कौन है, 2 महिलाएं हैं और कौन है, 4 बच्चे हैं। एक महिला 2 काम करती है तो 2 महिला 4 काम करेंगी। एक बच्चा 1 काम करता है तो 4 बच्चे 4 काम करेंगे, यानी एक दिन में होने वाला काम 8 होगा। तो बेटा करना कितना है, तो आप कहेंगे 80 काम। तो बेटा दिन कितने लगेंगे मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 10 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भाई ये क्वेश्चन ना, ये वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है चतुर्थानुपाती, इसने भी मतलब एग्जामिनर पे इतना हावी हो रखा है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए देखो, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरे साथी आप क्या करिएगा, आज जो है मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट, एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिससे कि आपकी तैयारी का जायजा ले सकूं, आपके कमेंटों को देख सकूं। लेकिन कल से जो है हम सीक्वेंस से चीजें बिल्कुल लेके चल रहे होंगे। आसान आसान चीजों से थोड़ा सा लेवल जो है हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक बेहतरीन होने वाला है। मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो एक ही वर्ड मेरे पास है और वो सच्चा वर्ड मेरे पास है मेरे दोस्त, वो है मेरे साथी प्रैक्टिस। ऊपर करना भाई, वो है मेरे साथी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। बताइए, फटाफट बताइए बस।
भाई चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं? आप लोगों को यह पता होगा कि बाद की दोनों संख्याओं की हम लोग गुणा करते हैं। √21 की गुणा हमें √8 में करनी होगी और हमें पहली संख्या से डिवाइड करना होगा। यह होता है चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका। भाई चतुर्थ अनुपात का क्या होता है? बाद की दोनों संख्या की गुणा कर दो और पहली से भाग कर दोगे तो आपके पास चतुर्थ अनुपात निकल के आ जाएगा। अब देखो बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सारे को रूट के अंदर ले लो। 21 अट्ठे कितना होता है? 168 होता है और ये रूट के अंदर 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 होंगे, कितना बचेगा? 4, 6 अट्ठे 48 होंगे, तो ये 28 आ चुका है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, 28 को क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे 4 गुना 7 लिख दो। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और 7 का कितना होता है? भाई साहब कुछ नहीं होता है, तो रूट के अंदर ही रहने दो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 13। लो भाई, चुटकू सा क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन, छुटकू सा जवाब होना चाहिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मेरे दोस्त चाल आप मुझे बता सकते हैं कि चाल क्या होगी? तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है मेरे साथी? 240 किलोमीटर और समय कितना है? 5 घंटे। तो मेरे दोस्त कितने की चाल आ जाएगी? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी उस कार की जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, यानी पहले 48 से जा रही थी, अब कितने से जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगी। तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? भाई दूरी कितनी है? 240 है और दूरी को अगर चाल से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा। यानी अब जो समय लगने वाला है वो 10 घंटे का समय लगने वाला है। उसने 10 घंटे आपसे नहीं पूछा, उसने कहा है कितना अधिक समय लगेगा। पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं, तो कितना अधिक समय लग रहा है दोस्त? तो 10 में से 5 गया, 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 कर दी आप लोगों ने सिली मिस्टेक। जो एग्जामिनर चाहता था दोस्त वो काम आपने कर दिया। एग्जामिनर चाहता था कि आप 10 को देख के 10 आंसर टिक करो और वो आपने कर दिया मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 5 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे दोस्त। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है। मेरे दोस्त शुरुआत में ही आप लोगों को बता के आया था, शुरुआत में ही आप लोगों को एक चीज बता के आया था कि अगर सीपी और एमपी में आप लोगों से रिलेशन पूछा जाता है तो 100 में से छूट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा, 100 में बेटा लाभ जोड़ दोगे तो एमपी आ जाएगा। आएगा या नहीं? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? 40% की छूट, 100 में से 40 गया, कितना बचा? 60 रुपए। 20% का लाभ, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। यानी वस्तु को खरीदा कितने में है? 1 रुपए में। वस्तु पर रेट कितना डाला है? 2 रुपए। 60 कम 60, 60 दूनी 120। भैया उसने कहा है 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, उसने अंकित मूल्य 2400 दिया है, तो 2 बराबर क्या दिया है? 2400। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1200। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, वो 1 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो 1 बराबर तो 1200 आया है, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1200 आ जाएगा। बेटा जब भी आप लोगों से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन पूछा जाए तो गुड्डा इस वाले रिलेशन को आप लोग याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को छोटा करने का काम कर रहा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी मेरे दोस्त 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भाई,
और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। क्या दोनों केस में उसने बराबर दूरी तय की है? जब इधर से गया है तो कार से गया है, उधर से लौटा है तो साइकिल से लौटा है, लेकिन जितनी दूरी इधर से गया है उतनी ही दूरी वापस आया है। क्या दोनों केस में बराबर दूरी तय करी है? जब बराबर दूरी होती है और औसत चाल आप लोगों से पूछी जाए तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्त 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं तो पूरी यात्रा की औसत चाल बच्चे ये होती है। तो मेरे दोस्त पहली चाल कितनी है? पहली चाल दी है 64, दूसरी चाल कितनी है 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 और 16 80, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 64 दूनी 128 होगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, 5 छंग 30 होगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 25.6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट बताइए भाई। चलिए जी, कुछ बच्चों का तो ज़्यादा ही हाथ तंग है, हाथ कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, है ना। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। आज ये पहला सेट है, कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये वीडियो आप लोगों को जितनी बार देखोगे उतनी बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरे दोस्त, मेरी भी कुछ मजबूरियां होंगी जो मैं क्लास में एक एक चीज़ को 3-3 4-4 बार जो है वो रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है मेरे साथी, आप यकीन मानिए कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, क्लास को दोबारा देखिए, आप लोग सीख पाएंगे, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इम्प्रूवमेंट एकदम लाजवाब आपके अंदर होगा। ठीक है, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। बेटा 12 सेकंड के अंतराल पे, दूसरा क्या है 18 सेकंड के अंतराल पे, तीसरा क्या है 24 सेकंड के अंतराल पे, चौथा क्या है 36 सेकंड के अंतराल पर, पांचवा क्या है 45 सेकंड के अंतराल पे एक साथ बजती हैं। तो उसने कहा घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? बच्चे, जब भी घंटियों का क्वेश्चन आता है, जब भी ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन आता है, जब भी वृत्ताकार पथ में दौड़ने का क्वेश्चन आता है, ऐसे केस में हम समय का एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग इस समय का एलसीएम निकाल दीजिए, वही वो समय होगा जितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो आपने कहा जी बहुत छोटे से 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से ये नहीं कटेगा। फिर आपने 3 से कोशिश की थोड़ी सी, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 से काटोगे 15 बार। फिर आपने थोड़ी सी और मेहनत 3 से की, 3 एकम 3 होगा, 4 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15 होगा। आपने कहा जी अब इससे बाद में काटने की हिम्मत नहीं है, इस 2 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 पंजे 20 होगा, 20 तिया 60 होगा, 60 तिया 180 होगा, 180 दूनी 360 होगा, यानी 360 सेकंड बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। दोस्त, मिनट बनाना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 मिनट बाद फिर से घंटियां एक साथ बजेंगी। अगर शुरुआत में वो 9 बजे एक साथ बजी हैं तो अगली बार एक साथ 9:06 पर बजेंगी, यानी क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 9:06 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी? यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई, 80,000 रुपए की धनराशि है, कितने समय में? बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं, और जिस क्वेश्चन को कह रहा हूं समझ लेना तो उसे समझ ही लेना, अगर एग्जाम वास्तव में आप लोग फोड़ना चाहते हो, समझना। सबसे पहले दर कितनी दी है ये देख लो। तो आपने कहा 10%, 10% का मतलब होता है दोस्त, आप लोग सभी जानते हैं, परसेंटेज आपके बैच में भी हो चुका है कि 10% का मतलब 1/10 होता है।
यानी 10 से राशि 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेशो निकाल के देखो। आपने कहा जी 1,17,128 का और 80,000 का हम लोग रेशो निकाल के देखते हैं कितना होगा। 8 से काटा 8 एकम 8, 3 बचेगा, 8 चौक 32, कितना बचा? 5 बचा, 8 छिंग 48, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 से काटा तो बेटा ये हो गया, होगा या नहीं? तो यहां मूलधन जो है वो 10,000 हो चुका है और मिश्रधन जो है वो 14,641 हो चुका है। रेशो निकाल लिया। अब आप ये देखो इसकी कितनी पावर करूं कि ये 10,000 हो जाए, तो आप कहेंगे जी इसकी 4 पावर करनी पड़ेगी। 10 की पावर 4 करोगे तभी तो 10,000 होगा। ठीक उसी तरह 11 की पावर 4 करोगे तभी तो 14,641 होगा। मतलब मामला जो है वो 4 साल का है। मामला जो है वो मेरे दोस्त 4 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, देखना क्या पूछना चाह रहा है भाई। छुटकू सा क्वेश्चन मेंसुरेशन का फिर आपके सामने आ चुका है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास, बस एक चीज दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं, दोनों के आयतन इक्वल होते हैं। तो बेटा किसको पिघलाया जा रहा है? शंकु को। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या बनाया जा रहा है? बेलन। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या दोनों के आयतन बराबर लिख दिए? पाई से पाई कट गया। शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। 9 का स्क्वायर 81 होगा। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है। उधर देखेंगे बेटा, शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर, यहां से त्रिज्या स्क्वायर, ये जो ऊंचाई दी है ये 45 दी है मेरे दोस्त। 45 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 9 नाम 81 होंगे, 9 पंजे 45 होंगे, 5 तिया 15 होगा, 3 तिया 9 होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3 तिया 9 जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहां से स्क्वायर हटाइए, यहां स्क्वायर रूट लगाइए, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। क्या उसने आपसे त्रिज्या पूछी है? नहीं, उसने त्रिज्या नहीं पूछी दोस्त, वो व्यास पूछना चाह रहा है। तो त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है। तो व्यास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरे दोस्त गलती से भी 3 मत टिक करके आ जाना, यही से मिस्टेक होती है कि त्रिज्या को देख के एकदम त्रिज्या टिक कर दी। नहीं, व्यास पूछा है तो त्रिज्या को दुगना करना होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए होगा होमवर्क के लिए और उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बताना है एक बार कि आप लोगों को कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे रियलिटी पता होनी चाहिए आप लोगों की दोस्त, उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट को डिजाइन कर रहा हूं। एक बार आज सभी दोस्त मुझे जरूर बताएंगे कि आज हम लोगों का स्कोर ये रहा और इस तरीके के हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, बस आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों का स्कोर देखने के लिए नहीं लिए था, ओनली बच्चे को सिखाने के लिए नहीं था। ठीक है, चलिए। मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है। बेचने वाले मूल्य को ही एसपी कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। यदि उसका लाभ 18% है, बेटा 100% जो होता है वो अपने आप में क्रय मूल्य होता है। अगर मैं इस पर 18% लाभ और कमाना चाहता हूं तो मुझे उस वस्तु को 118% पर बेचना होगा। और वो बेच कितने की रहा है? 2832 रुपए की बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 2832 बटे 118 आ जाएगी। उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? भाई काटा पीटी मचाओगे क्या? 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 होगा, 2 नाम 18 होगा। कुछ कटपिट रहा है? कटपिट रहा है मेरे दोस्त? अच्छा, एक बात तो मेरे समझ में आ रही है। कौन सी बात है मेरे दोस्त? अगर 9 से कोई टेबल पढ़ूंगा और पीछे 6 लाना चाहता हूं, 9 से कोई टेबल पढ़ूंगा और पीछे 6 लाना चाहता हूं तो मुझे पीछे 4 लाना पड़ेगा।
9 चौक 36, तभी तो पीछे 6 आएगा। और अगर पीछे 4 आना चाहता है तो 100 की गुणा होके कुछ इस तरीके की कंडीशन बन रही होगी। इस तरीके की कंडीशन केवल इसी ऑप्शन में बन रही है। देखो ना भाई, ये क्या है, 9 है, 9 में किसकी गुणा करूं, इकाई के अंक की, कि पीछे 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 की गुणा करो। यानी यहां लास्ट में 4 आ रहा होगा और उसकी गुणा 2 जीरो में होगी तो पीछे 2 जीरो आएंगी। तो इसका मतलब ये जो है लास्ट के 3 अंक रहे होंगे और वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ये रहा बच्चे आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। अगली क्लास अंकित भाटी सर की हिंदी की क्लास है, शानदार जानदार क्लास। खैर मैं कहने लायक ही नहीं हूं दोस्त, आप लोग सब जानते हैं, बस टाइम टेबल बताना था कि उनकी अब क्लास है, उसके बाद 8 बजे जो होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। हाँ, स्कोर जरूर बताइएगा आज आपका स्कोर 20 में से कितना रहा, और स्कोर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपका स्कोर 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 5 भी है, सब कुछ चलेगा। ये 18, 19, 20 बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्त बिल्कुल परेशान मत होना और लगातार मेहनत करते रहना। मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।